चलिए जरा प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। अ, आप में से सभी लोग आयुर्वेद अच्छी तरह से उस लेवल में पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए मुझे लगता है इस बार का जो सेशन है मैं थोड़ा सा पिछले बार से भी मैं कुछ सहज बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों में वो जो है ना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं उतनी ही बातें आप लोगों के सामने रखूंगा जितना रखना चाहिए और जो बहुत कमाल का है, जिसको रखना चाहिए और जो बहुत कमाल का है, जिसको पढ़ने सुनने समझने से अगर उतनी भी चीजें समझ में आ जाए तो नाड़ी परीक्षण आपके लिए बहुत सहज होगा। हालांकि ये तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। तो दो तीन बातें हैं जिसको समझना है। पहली बात यह है कि आपको नित्य अभ्यास करना चाहिए ग्रंथों का, आयुर्वेद के प्रति आस्थावान बनना है। मैं कुछ सीखूंगा ऐसा भरोसा खुद के ऊपर रखना है, और गुरु के प्रति, अब गुरु सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गुरु जो है वो चरक है, सुश्रुत है, ऐसे महापुरुषों के प्रति विश्वास करना, उनके प्रति समर्पित हो जाना, ये तीन चार चीजें कंटिन्यूसली आप में होनी चाहिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। चलिए जरा शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया। हम बात करेंगे उन दिनों के उधर हम जाएंगे जहां इस दुनिया में चिकित्सा के विषय में कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ होने के बाद आयुर्वेद, यह जो ग्रंथ है वो हजारों क्या 1 लाख श्लोक से परिपूर्ण ऐसा ग्रंथ बनाया जिसका 1000 अध्याय था। लेकिन वो ब्रह्मलोक में था या वो निहित था। एक विशेष जो व्यक्ति है वही उस तक, उस ग्रंथ तक उसकी पहुंच थी। सृष्टि आगे बढ़ा, मानव जो सभ्यता है वो आगे बढ़ता रहा। जीवन के प्रारंभ में यानी कि जब इस सृष्टि हुई उस समय बड़े बड़े साधु संत हुए। आप सभी लोग जानते हैं, क्या भारद्वाज, क्या वशिष्ठ, क्या विश्वामित्र, या क्या वेद व्यास जी, क्या ऐसे जो दूसरे संत है, बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, अध्ययनशील थे, यानी कि वो स्टडी करने में बहुत थे। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जो बोलता हूं थोड़ा उसमें संस्कृत का शब्द शुद्ध हिंदी में उसमें मिक्स करता हूं। मैं प्रयास करूंगा कुछ इंग्लिश वर्ड, लेकिन मैं इंग्लिश उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो बीच बीच में जैसे तैसे छोटा छोटा इंग्लिश डालने का प्रयास करूंगा, उससे आप लोग समझ लेना। और कोई भी मेरे हिंदी वाला जो वर्ड है अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसे आपने नोट करना है, उसको उसको इग्नोर नहीं करना है, वह शब्द को समझने का प्रयास करना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख करके आप मेरे से बात कर सकते, मैं उसका उत्तर दूंगा उस शब्द का जिसको मैंने बोला, क्योंकि बगैर समझे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, बाद में जाकर के कंफ्यूज हो जाएंगे। पिछले से पिछले बहुत सारे सेशन में मैं क्या देख रहा हूँ कि उन्होंने पहले दूसरे तीसरे आदि पहले के जो मेरा जो क्लासेस है उसको ध्यान से उन्होंने नहीं सुना। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो पीछे के जो क्लास होगा वो उनको बोरिंग होता गया, उनको बातें कुछ समझ में नहीं आती रही। क्योंकि आयुर्वेद है, ये शुद्ध संस्कृत में लिखी हुई बातें हैं, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। कुछ इंग्लिश वर्ड भी मैं प्रयास करूंगा कि जैसे भी मैं प्रयास करूं कि आप तक पहुंचाऊं, उन शब्दों का भी मैं उच्चारण करूं। लेकिन फिर भी चूंकि ये संस्कृत में लिखी हुई ये कुछ बातें संस्कृत तो रह ही जाएगी, समझने का प्रयास करेंगे अगर तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो सृष्टि के प्रारंभ में बहुत सारे जो लोग हैं जो तपस्या से विहीन थे, जो उपवास नहीं करते थे, जो वेदों का सतत अध्ययन नहीं करते थे, जब ब्रह्मचारी नहीं हुए, जब व्रत करने में सक्षम नहीं थे, जिनका जीवन आध्यात्म से थोड़ी सी तामसिकता की ओर, थोड़ी सी सांसारिक इन गतिविधियों में जिनकी प्रवृत्ति बनती गई, प्रवृत्ति का मतलब उनकी उस दिशा की ओर
चलते गए, उनकी चाह होती रही, अच्छी चीजों को कम एक्सेप्ट करते, बुरी चीजों की ओर उनकी ज्यादा आकर्षण होती थी। ऐसे में क्या हुआ, अच्छा भला चलते ये दुनिया में इस तरह की चीजें होने लगी, तो लोग सात्विक से तामस और राजस की ओर जैसे लोगों के मन शरीर प्रवेश होता गया, तो धीरे धीरे विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, ऐसे लोगों के शरीर में धीरे धीरे कुछ मानसिक कुछ शारीरिक इस तरह के रोग दिखना शुरू हुआ। पहली बार कोई रोग शरीर में देख करके और उससे शरीर व्यथित होते देख करके बड़े विवल हो गए, दुखी हो गए कि महाराज ये क्या चीज है, शरीर तप रहा है यानी जोर आ रहा है, रक्त पित्त हो रहा है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। इसको देख करके बड़े लोग भयभीत हो गए। कितने के लोगों की मृत्यु भी होने लगी। इसको देख करके तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षया, जो महर्षय का मतलब होता है, ऋषि का मतलब होता है साइंटिस्ट, जिनका जीवन, जिनका सोच और जिनकी बुद्धि बड़ी उच्च स्तर की थी, जो बड़े विद्वान थे, जिन्होंने जीवन और उसको कैसे कल्याणमय हो सके उस दिशा में सोचने वाले ऐसे लोग थे। तो वो सभी लोग समवेता पुण्य कर्माणा पार्श्व हिमवत सुरे, हिमवत यानी कुछ पहाड़ों में, हिमाल के किसी गुफा में, पुण्य कर्माणि समता, जितने भी ये पुण्य कर्माणि अच्छे कर्म करने वाले, जीवन भर तपस्या करने वाले, उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आदि करने वाले जो देहधारी महर्षि थे, वे सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन लोगों की उस समस्या को सुनने लगे। किसी ने बोला महाराज हमें ऐसी हो रही, रोगों की और दुख की बातें होने लगी। इसको सुन करके सारे के सारे जो संत समाज, जो ज्ञानी जन जो थे, जिनको आयुर्वेद का कुछ नॉलेज था, पता था कि भाई ऐसा भी कोई चीजें हैं जो कि लोगों के अगर रोग ग्रस्त हो जाए तो उसको स्वस्थ किया जा सके। और वो क्लास चली रही थी तो पता नहीं प्लीज नहीं। अपने आप लोग ऑडियो को बंद करिए जरा, हाँ ऑडियो बंद करिए। राजेश जी प्लीज ऑडियो बंद करिए जरा। तो वहां से रोग क्या है और उस रोग की इलाज क्या है, इसकी जानने की एक परंपरा शुरू हुआ। रोग ऐसा है ये पता चला, और इस रोग की ऐसी ऐसी चिकित्साएं होती है पता चला। उन्होंने खूब ढूंढा, उसके बाद यह उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। समझने वाली बात है, मुझे लगता है इस सूत्र को आपको नोट करना चाहिए। ऋषियों ने एक निष्कर्ष निकाला, लंबे समय तक विश्लेषण करके, लंबे समय तक चर्चा परिचर्चा करके, लोगों से आपस में बातें करके इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भैया शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, इसको नोट कर लो। कहा कि आप लोगों को जो हो रहा है और विचलित होकर के, भयभीत होकर के, शरीर को लेकर के, उसके दुख को लेकर के जो आप लोग मेरे पास आए हो, हमारे पास आए हो, उसका मूल कारण हमें समझ में आया। क्या कारण है? तो बोले शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। कहते हैं कि आप लोगों के शरीर के अंदर जिन अवयवों ने, जिन चीजों ने शरीर का निर्माण किया था, ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति का जब मां के गर्भ में जब जन्म होता है तो रज और वीर्य सूक्ष्म अंश के रूप में, अणु के रूप में, परमाणु के रूप में गर्भ में रहता है, और एक अंश धीरे धीरे मल्टीपल होते हुए जो अणु है, जो परमाणु है, वो बढ़ता हुआ जाता है। बढ़ने वाला जो परमाणु है उसमें चेतना है, चेतना स्वरूप वो परमाणु
है और वो मल्टीपल होते हुए बढ़ते हुए जाता है और वो धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गन का निर्माण उसी से होता हुआ जाता है और एक समूचा छोटा सा बच्चे का रूप धारण करता है। और गर्भ से जब बाहर आता है तो भी वो जो सेल जो अंदर जो मल्टीपल हो रहा था, जो बढ़ रहा था, बढ़ने की परंपराएं मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता है। आप लोग जो दुखी हुई है, जो शरीर में आप लोगों को जो हानि हो रही है, जो समस्या हो रहा है, उसका बड़ा कारण है कि वो जो सेल शरीर का जो मल्टीपल होकर के जो उसको डिजाइन कर रहा था, निर्माण कर रहा था, उसके निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान आ गया। हम जब भी कभी रात में नहीं सोते, अनिद्रा होते हैं, या शरीर के जो तमाम वेग है उन वेगों को जब रोकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह वासना आदियों से जब हम ग्रसित होते, हमारा मन और शरीर, तो उससे उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा हमारे उसी वह जो सेल जिससे मल्टीपल होते हुए बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है हमारे अंदर, उसके उस बढ़ने के प्रोसेस को वो हानि करता है। और अगर आप कुछ उल्टा काम करोगे, जैसे आपने अल्कोहल लिया, बहुत ज्यादा आप दिनचर्या गलत कर रहे हो, एक बार भोजन करने के बाद दोबारा भोजन करके अत्यसन कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? वह जो सेल है रोकने के, वो बढ़ने के बजाय वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो तमाम सेल जो नाश हो रहा है उसी को हम कहेंगे आयु क्षीण हो रही है। यानी आयु का मतलब क्या है? एक इंसान के आयु का मतलब है वह जो सेल है प्रॉपर तरीका से मल्टीपल होते हुए किसी प्रकार के विघ्न से रहित शरीर में जब उसकी वृद्धि होती है, जब वो बढ़ता हुआ जाता है, तो बेसिकली उसी को हम आयु कहते हैं। इसी भाषा को, इसी बात को आयुर्वेद ने शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु इस शब्द से संबोधन किया है। इसका मतलब क्या है? बोला कि महाराज, एक इंसान के शरीर में उसकी शरीर जो उस तरह के लाखों हजारों करोड़ों प्रकार के जो सेल है, उन सेलों के मल्टीपल होते हुए बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो समूचा शरीर जो दिखाई दे रहा है, वह शरीर का हमारे शरीर में जो इंद्रिय है, जैसे कर्मेंद्रिय, जैसे कर्मेंद्रिय में क्या क्या आ गया? वाणी है, हाथ है, पैर है, हमारी गुदा और लिंग आदि, ये क्या है? ये कर्मेंद्रिय है। दूसरा ज्ञानेंद्रिय है, कान है, आंख है, जीभ है, नाक है और स्किन है, ये ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय का मतलब जहां से बाहरी विषयों का ज्ञान हमारे शरीर के अंदर जाता है। कान से जाएगा, आंख से जाएगा, जीभ से जाएगा, नाक से जाएगा गंध, स्किन से जाएगा। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये जो इंद्रिया है, इसका रिलेशन हमारे समूचे इस शरीर के साथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे आयु। इसके साथ साथ शरीर इंद्रियों का रिलेशन हमारे मन के साथ होनी चाहिए, शरीर इंद्रिय और मन का रिलेशन हमारे आत्मा के साथ होनी चाहिए। हमारे आज के संदर्भ में, आज के समय में जितने भी जो कुछ रोग हो रहा है, प्लीज अपने अपने ऑडियो को बंद करिए। जो कुछ भी शारीरिक और मानसिक जो समस्याएं हो रही है, उसको अगर हम एकदम डीपली जा करके उसका अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो हमें वो मिलेगा कि एक व्यक्ति के शरीर का इंद्रियों के साथ रिलेशन प्रॉपर नहीं है। शरीर और इंद्रिय तो ठीक है, दोनों का आपसी रिलेशन सही है, लेकिन इन दोनों का मन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे इसका हम किस तरह से व्याख्यान कर सकते? जैसे मैं एक जगह बैठा हूं और जैसे मैं कोई चीज खा रहा हूं, तो मेरी जीभ से उसका टेस्ट मुझे पता नहीं चल रहा है। तो पता न चलने का मतलब क्या है? मेरा जो रसनेन्द्रिय, जो जीभ का इंद्रिय क्या है? रसनेन्द्रिय। रस जो तन्मात्रा है वह जीभ से हमें प्राप्त होती है। तो जो रसनेन्द्रिय का संबंध मेरे शरीर के साथ नहीं है।
जब मुझे रस का कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, नहीं होगा, तो यह जो शरीर है उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। पेट के अंदर जाएगा, स्टमक में, लेकिन जो बहुत सारे जो पाचक द्रव्य जब हम भोजन करते हैं तो स्टमक में उत्पन्न होता है, वो पाचक द्रव्य वहां से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि चेतना को देने वाला तो मेरा जीव है। जो जीव में जो रसना जो निकलता है, वह मेरे समूचे शरीर को एक तरह से साइन देता है, एक तरह से चेतना देता है कि भाई मैं ये खा रहा हूं, या मुंह के माध्यम से यह चीज आ रहा है, ऐसा वो साइन देता है। तो शरीर और शरीर के तमाम अर्गन, तमाम जो पित्त के जो कर्म है, उसके जो पाचक शक्ति है, जो रस है, वो सबके सब एक्टिव हो जाते हैं उस चीज को पचाने के लिए। लेकिन अगर मेरे ज्ञानेंद्रियों के साथ, अगर मेरे शरीर का कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं कुछ खा रहा हूं लेकिन टेस्ट मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, तो इससे गड़बड़ी होगी। इसी का नाम है आयु। जब रिलेशन, जब वो पता नहीं चलेगा तो मेरे मन को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो मन है, मन हमारे इंद्रियों के साथ मन का काम रहता है। कान से जो सुनाई दिया, मन उस कान से उस शब्द को लेकर के ब्रेन तक जाता है, तब हमें स्मृति होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, उसका रिलेशन, वो मन उसका बहुत ज्यादा वैसी हो गया है, तो कान से कोई भी आदमी उसके कान में कुछ भी सुना दे, उसको पता नहीं चलता। यानी ज्ञानेंद्रियों का संबंध यदि शरीर के साथ प्रॉपर बनता है तो शरीर प्रॉपर चलता है, और उसी चीज का नाम आयु है। ऐसे ही हमारा आत्मा, हमारा जो आत्मा है, आत्मा मीन्स हमारे शरीर की एक तरह का चेतना, जो हमारे हार्ट में, जो हमारे हृदय में रहता है। रहता तो हृदय में है, लेकिन इसका प्रभाव समूचे शरीर में है। जो आत्म स्वरूप है, जिसका रिलेशन मेरे पूर्व जन्म के साथ है, जिसका रिलेशन मेरे मम्मी पापा से, जो कुछ भी उनके किए कर्मों के परिणाम होंगे तो वो भी, उसके साथ भी उस आत्मा का रिलेशन है। शरीर, इंद्रिय और मन का रिलेशन मेरे ही साथ है, इसके अलावा किसी औरों की नहीं। लेकिन आत्मा का रिलेशन जो हमारे हृदय में है, उसका रिलेशन मेरे शरीर के साथ, मेरे पूर्व जन्मों की क्रियाएं, उसका संबंध मेरे साथ आत्मा ही करेगा, जो आत्मा मेरे हृदय में बैठा है। तो शरीर का इंद्रियों के साथ, शरीर इंद्रियों का मन के साथ, शरीर इंद्रिय मन का आत्मा के साथ जब तक प्रॉपर रिलेशन बनता है, तब तक उतने देर को हम कहेंगे यह आयु है। तो उन संतों ने कहा कि महाराज, इस प्रकार के इन चार चीजों का, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनके संयोग किस व्यक्ति के शरीर में कितना है, इस बात को भली भांति जानने की जो विषय है, जो बातें हैं, जो परंपराएं हैं, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। वेद यानी आयु। वेद का मतलब है जानना। किसको जानना? आयु को जानना। तो अगर आज के बाद आपको कोई बोलता है महाराज आयुर्वेद का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आयु को जो जनाने वाला है वही आयुर्वेद है। अब आयु क्या है? आयु का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आदमी कितने साल तक जिएगा, उतने साल तक आयु, ऐसा नहीं है। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग, ये इसीलिए आयुर्वेद किस बात को किस तरह से व्याख्या करता है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो आयु का मतलब है एक व्यक्ति के शरीर में, शरीर का, इंद्रिय, मन और आत्मा के साथ, ये चार चीजों का एक दूसरे के साथ रिलेशन जब तक रहे प्रॉपर तरीका से, उसको हम आयु कहेंगे। जिस दिन ये रिलेशन टूटेगा उसको हम कहेंगे अल्पायु या आयु से हीन। हर रोग में आप देखो इन तीनों का रिलेशन वहां बिगड़ेगा। अगर मैं कहूंगा उन्माद यानी पागलपन, तो पागलपन में क्या होगा? पागलपन में मन का संबंध इंद्रियों के साथ गड़बड़ हो जाएगा, इससे शरीर उसका खराब हो जाएगा, शरीर उसमें डगमगा जाएगा। ऐसे ही अगर हम एपिलेप्सी को देखेंगे तो मन का संबंध आत्मा के साथ गड़बड़ हो जाती है।
उससे इंद्रिय और उससे शरीर। एक दूसरे का जो रिलेशन है, हर रोग में अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो वहां गड़बड़ हमें मिलता है। क्योंकि अब नाड़ी परीक्षण का तो यह कोई विषय नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो यहाँ पढ़ेंगे आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको समझते हुए अगर हम जाएंगे तो ये 40-45 दिन का क्लास लेना आप लोगों के लिए सारगर्भित रहेगा कि आप कहोगे हाँ यार, वहां से मुझे आयुर्वेद पढ़ने की एक परंपरा पता चला। बेसिकली आयुर्वेद बड़ा ग्रंथ है, लिखा तो देवनागरी है, हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसको पढ़ने का एक अच्छा परंपरा है, एक तरीका है। तो उस तरीका को भी हम यहाँ से सीखते हुए जाएंगे। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि भाई आयु क्या है, उस आयु को जानने वाली जो परंपरा है उसका नाम है आयुर्वेद। अब हम देखेंगे उस आयुर्वेद के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति की चिकित्सा करना है तो ग्रंथ ने उस चिकित्सा के विषय में क्या बोला है। तो यह बात भी हम एक झटके में चरक के एक ही सूत्र से समझ सकते हैं। देखिए जरा, एक सूत्र है, विपरीत गुणैर्देश मात्रा कालोपपादितैः भेषजैर्विनिवर्तन्ते विकाराः साध्य सम्मता। अब मैं आपको फिर कहूंगा कि भैया मैं तो संस्कृत के श्लोक बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद से अगर आप प्यार करते हो, सीखना पढ़ना चाहते हो, तो संस्कृत के श्लोक कुछ ऐसे, सभी श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सूत्र और श्लोक है जिसको रटंत विद्याम बोलते हैं, जिसको कंठस्थ याद करना जरूरी है। कुछ कुछ सूत्र जानना जरूरी है। जैसे हिंदुस्तान का हर वो हिंदू व्यक्ति जिसको गायत्री मंत्र पता है, उसको बेशक उसके अर्थ उस लेवल से पता ना हो, लेकिन गायत्री मंत्र हर कोई जानता है, क्योंकि वो जानने योग्य मंत्र है। महामृत्युंजय भी तकरीबन लोग जानते हैं, क्योंकि वो जानने योग्य मंत्र है। इसीलिए अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो, अगर आपको इन चीजों से बेनिफिट चाहिए, तो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे संस्कृत के श्लोक जो जानने योग्य है, ऐसे जैसे गायत्री जानने योग्य है, ऐसे ही आयुर्वेद में यह जो सूत्र है यह भी समझने योग्य है। क्या बोलता है ये सूत्र? बोलते हैं कि आयुर्वेद आपने सीख लिया, अब चिकित्सा की हम यह बात कर रहे, विपरीत गुणी देशई, किसी भी आदमी में अगर कोई भी रोग हुआ है तो ये हो ही नहीं सकता कि उसका वह रोग कफ पित्त या वात, इन तीनों दोषों से उसका रिलेशन ना हो। अभी मेरे पास एक पेशेंट था जिसको डॉग बाइट हुआ था 3 महीने पहले, शायद आप लोगों से मैंने जिक्र किया कि नहीं, बीच में मैं 1-2 दिन तक गायब रहा, वृंदावन की ओर में गया था। तो वह जो पेशेंट है, मैंने कहा कि आप उसकी जीभ की फोटो भेज देना। अब आप जानते हैं कि रेबीज जब उस लेवल में जाता है, बेचारा वो पानी तक नहीं पी रहा था, कुत्ते जैसे उसके आवाज कर रहा था, शरीर में बहुत सारी चीजें हो रही थी। अक्सर जब कुत्ता जब काटता है किसी को और उसकी प्रभाव जब शरीर में दिखता है तो ज्यादातर जीभ में एकदम सफेद कफ के जैसे परत दिखता है, या कभी वात के जैसे परत दिखता है। लेकिन यह जो पेशेंट है, इसका जीभ पीला पीला सा दिख रहा था, जीभ का सेंटर पीला था और जीभ के साइड के जो कर्नर है, जो उसकी जो बॉर्डर है वो ब्लैक था। इसका मतलब है जीभ में अगर पीत वर्ण पीला अगर दिखता है तो ये वात वृद्धि की अवस्था है, लेकिन शरीर में अगर पीलापन दिखता है तो ये पित्त वृद्धि का व्यवस्था है। अगर शरीर में पित्त बढ़ता है तो अगर शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर उसका पीला होता है, नाखून उसका पीला होता है, आंखें उसके पीले होते हैं, लेकिन जीभ थोड़ा उल्टा है। जीभ में अगर पीलापन दिखता है तो वायु बड़ा है, ऐसा मानेंगे। जीभ में अगर कालापन दिखता है तो ये भी वात और पित्त की विकृति है। और जीभ में अगर लाल, एकदम लाल स्निग्ध यानी चिकना लाल लाल से दाने अगर दिखता है तो ये फिर पित्त वृद्धि की अवस्था है। जीवा परीक्षण की मैं आपको बात कर रहा हूं। तो उसके जीभ में पीलापन देख करके और उसके बॉर्डर में ब्लैकनेस दिख करके उसको मैंने कुछ मेडिसिन बताया था, यहीं से कुछ ताजा जड़ी बूटियां अंदाजन मैंने बताया, क्योंकि उसको अब
इतनी जल्दी हम मेडिसिन बना करके तो भेज नहीं सकते। परिणाम ये होगा कि इतना भयानक, जो कि डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि महाराज आप 3 दिन के बाद बाँच नहीं सकते। परिवार वालों को कहा था कि हमारे हॉस्पिटल में छोड़ दो, जब पेशेंट जब मर जाएगा तो फिर डेड बॉडी लेने आ जाना। ऐसे पेशेंट को मैंने दवाई दिया और उसका जो जहर जहां तक पहुंचा था बढ़ते हुए, उसको उस दवाई ने वहीं पर स्टॉप किया। और ये मैंने जस्ट उसके उस दोष के आधार पर, जीवा परीक्षण के आधार पर मैंने किया था। वात दोष, वात पित्त दोष। अब ये सूत्र यहाँ चिकित्सा के संदर्भ में उसी बात को यहाँ बताता है। विपरीत गुणैर देश, देश के विपरीत गुण के विपरीत। ध्यान से समझने वाली बात है, ये एक झटके में आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा ये यहां पर बता रहा है। सूत्र बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब रोग से पीड़ित होता है तो ऐसा संभव है ही नहीं कि उसके शरीर में कफ पित्त वात में से कोई दोष बढ़ा या घटा ना हो। ज्यादातर तो दोष जब वृद्धि अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को तंग करता है। तो क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कि कफ दोष बढ़ा है तो यह भी बिल्कुल संभव है, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि बढ़ने वाला कफ किसी न किसी कारण से बढ़ा हुआ ना हो सके। यानी कि कोई ना कोई कारण उस कफ की वृद्धि का हेतु है, कारण है। कफ के वृद्धि के कारण अगर हमें पता चल जाए, उन्हें हम कहते हैं गुण। जैसे कौन कौन से गुण हैं, बताइए जरा, कौन बताएगा? हमारे जो पुराने स्टूडेंट थे, कफ के गुण क्या क्या है? गुरु स्थित मधु स्थिर पिछला। गुरु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छला। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे अभी नाड़ी के संदर्भ में। तो सीधी सी बात है, क्या बड़ा है जी? कफ बड़ा है। चिकित्सा करना है क्या जी? क्या किया जाए? उसको पूछा जाए कि जो कफ के जो गुण है उनमें से कौन कौन से गुण बढ़ा हुआ है, वो पता चल जाएगा। अगर दूध पिया है तो गुरु स्थिर गुण बढ़ा है, केला खाया है तो स्थिर गुण बढ़ा है, स्निग्ध पिच्छिल गुण बढ़ा है, पता चल जाएगा। अधिक दूध पीता है, दिन भर सोता है तो स्थिर पिच्छिल स्थिर गुण बढ़ा हुआ होगा, गुरु गुण बढ़ा हुआ होगा, सब कुछ पता चल जाता है। प्रश्न परीक्षण बोलते उसको। अब क्या किया जाए चिकित्सा में? विपरीत गुण, उस गुण के विपरीत चिकित्सा दे दो उसको। चिकित्सा कैसे दे? आहार रस प्रदानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रदानम औषध द्रव्यम, खत्म हो गया। उस दोष को बढ़ाने वाला जो गुण है, मान लो अगर उसने खूब दूध पिया है तो निश्चित है स्थिर और स्निग्ध गुण बढ़ा होगा। स्थिर के विपरीत क्या हो सकता है? चल हो सकता है। स्थिर के विपरीत कौन सा गुण है? चल गुण है। ये सभी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। और स्निग्ध के विपरीत क्या हो सकता है, बताइए? रुक्ष गुण हो गया। तो चल और रुक्ष गुण प्रधान आहार, चल और रुक्ष गुण प्रधान विहार। हमारे पुराने जो वैद्य होते थे वो इस तरह की कंडीशन में रोगी को रात में जगने के लिए बोलते थे। दवाई कुछ दिया नहीं, रात भर उसको जगा दिया, दूसरे दिन रोगी ठीक हो गया। क्यों हुआ? रात भर जगा दिया उसको। रात में जगने से रुक्ष गुण बढ़ जाता है। रुक्ष गुण जब बढ़ता है तो जो पहले जो स्थिर जो स्निग्ध गुण पिच्छिल गुण जो बढ़ा था, विपरीत गुण ही, उसके विपरीत रुक्ष गुण को बढ़ाया गया तो वो स्थिर अपने आप डाउन हो गया, वह स्निग्ध अपने आप डाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो चिकित्सा बोलता है, ग्रंथ बोलता है, उस गुण के विपरीत दे दो। जिस देश में रह करके उसको यह समस्या हुआ है, उस दोष का जो गुण है उसके विपरीत गुण दे दो। जैसे अगर कोई आदमी राजस्थान में बैठा है तो वहां रह करके अगर उसको प्रॉब्लम हुई है और उस देश का जो गुण है कैसा है, वात पित्त प्रधान गुण है, विपरीत क्या दिया जाए? कफ। हालांकि उसमें व्याधि को भी देखना होगा कि किस तरह के व्याधि से पेशेंट पीड़ित है। यानी कि देश के विपरीत, मात्रा के विपरीत, मात्रा के विपरीत
काल यानी समय के विपरीत। इस तरह से यानी कि विपरीत चिकित्सा हमें करना है। नाड़ी के माध्यम से दोष पता चलेगा, पूछते ही उस दोष को बढ़ाने वाले गुण पता चल जाएगा, उस गुण के विपरीत चिकित्सा हमें करनी है। सीधी सी बात है। यानी कि आयुर्वेद बोलता है भैया, प्रमुख चिकित्सा का जो सूत्र है, उस सूत्र में आयुर्वेदिक दवाई देने की तो कोई लेना देना ही नहीं है। दवाई तो हम बाद में देंगे कि अगर विपरीत चिकित्सा करने के बावजूद भी पुराना रोग होने की वजह से ठीक नहीं हो रहा है, तब शोधन आदि क्रियाओं के माध्यम से बाद में शमन के संदर्भ में कुछ कुछ दवाई खाने वाली दी जाती है। लेकिन हम क्या करते, अच्छा ये हुआ है, चलो ये दवाई दे दो। तो बेसिक आयुर्वेद क्या बोलता है, पहले उस गुण के विपरीत गुण वाला कुछ चीज देंगे, आहार विहार। उसके बाद जिस देश में उसका जन्म, उस देश के गुणों के विपरीत कुछ करेंगे। उसके बाद भी अगर वो दीर्घ रोगी होगा तो फिर शोधन समन आदि करके बाद में कुछ मेडिसिन उसको देंगे। तो इतने करने से जो साध्य रोग है, देखो साधनम न तो असाध्यानम व्याधि नाम उपदिश्यते, समझने वाली बात है। अगर आप एक सच्चा आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एक वैद्य हो, तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि न तो असाध्यानम व्याधि नाम उपदिश्यते। भैया ये जो आयुर्वेद है, ये जो नाड़ी परीक्षण से रोग परीक्षण करके चिकित्सा देने की जो बातें है ना, वो तो न तो असाध्यानम, जो असाध्य रोग है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जो बहुत जीर्ण हो गया है, जो देख करके, जैसे अभी मैंने जिस पेशेंट के ऊपर मैंने काम किया था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन सारंगधर संहिता में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि महाराज जिस किसी व्यक्ति के अभी मुंह से नाक से श्वास निकलता है, श्वास प्रश्वास उसका हो रहा है, अगर हो रहा है इसका मतलब है उसके शरीर में प्राण है। जब तक प्राण है तब तक जीने की चाह उस व्यक्ति में होता है, और यह जीने की चाह ही उस व्यक्ति को जगा सकता है, जिया सकता है, उसको ठीक कर सकता है। इसीलिए असाध्य जैसा कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को असाध्य न समझते हुए हर कंडीशन में हर पेशेंट के ऊपर साध्य चिकित्सा ही समझ करके, मतलब उसके लिए एक उचित व्यवस्था करते हुए, अगर जीर्ण व्याधि है तो चिकित्सा का जो हमारा जो प्रोसेस है, धीरे धीरे शोधन, शाखा में गए हुए दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए बड़ी सावधानी से उसको काम करना होगा। और निश्चित बात है कि धीरे धीरे अगर उसकी आयु सही हो, बहुत सारी बातें वहां लिखा हुआ है, उसकी अगर आयु परमात्मा ने सही लिखा हो। एक बार आप लोगों ने सुने होंगे 2007-8 की बात है, यूपी या बिहार में कहीं एक आदमी साइकिल से जा रहा था, उसके पेट के अंदर बांस के इतने बड़े बड़े जो बांस जो है पेट के अंदर घुस गया। किसी ने सुने हो तो ऑडियो को आप खोल करके बताइए। वो बांस पेट के अंदर एकदम आर पार हो गया, लेकिन उसको डॉक्टर ने बाद में बचाया। तो किसी ने कहा कि महाराज ये तो संभव ही नहीं है ऐसे पेशेंट को बचाया जा सके। तो फिर किसी बुजुर्ग वैद्य ने कहा कि महाराज इसका प्रारब्ध अभी है, अभी उम्र है इसका। जब तक उसका उम्र है और जब तक उसको जीना लिखा है परमात्मा ने, उसके भाग्य में लिखा है कि अभी आपने बहुत बसंत देखना है, तो कुछ भी हो जाए, प्रणाम जी, कुछ भी हो जाए अगला बच सकता है। तो इसी आशय को ध्यान में रख करके हमें हर कंडीशन में रोगी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो हमारा सेशन है, ये विशुद्ध नाड़ी परीक्षण, लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धांत को समझते हुए हम आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्पित हैं। और आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि मैंने कल परसों भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि भाई आजकल तो किसी ने मुझे कहा कि महाराज डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है, हाँ? बाजार में अगर है 45-50 हजार रुपए में तो मिल ही जाता है। इसका मतलब तो धड़ल्ले से डिवाइस लगा महाराज, 3 उंगली में लगा उसके टोपी, रेडियल आर्टरीज में उंगली लगाओ, अपने आप सारा डायग्नोस करता है। क्या है इतना 40-40 दिन तक एक एक घंटे परेशान होना। तो मैं आपको बताऊं कि जिसने वो डिवाइस बनाया है उनका खुद का मानना है कि यह जो डिवाइस है, नाड़ी तरंगिनी नाम का जो डिवाइस है, या इस तरह के और भी जो डिवाइस है,
वो जस्ट एक व्यक्ति के कफ पित्त और वात इतना ही डायग्नोस कर सकता है। उसी के आधार पर वो तमाम तरह के चार्ट बना करके देता है। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि महज 3 दिन में आप इस विधि को सीख लेंगे। काहे उस झंझट में आप फंसे रहेंगे कि महाराज कहाँ से उसको उठाए फिरते घूमते रहे। आपका 3 उंगली सब कुछ है। वह डिवाइस जितनी बातें बताता है उतनी बातें आप सिर्फ 3 दिन में सीख सकते हो। फिर 50,000 के डिवाइस की जरूरत क्या है। हाँ, अगर वो ऑर्गन की बातें बोले तो भाई उंगली, वो टोपी को लगाते ही, वो प्लास्टिक के जो है उंगली में लगा करके रेडियल आर्टरी में दबाते ही, अगर वो कहता है कि महाराज लीवर के इस कोने में ये दिक्कत है, आपके किडनी में ऐसी दिक्कत है, आपके धातु में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सारा का सारे शरीर के रोगों को, हाँ आप कल ये दही खा के आए थे, अभी आपने ये चीज खा करके आए हैं, ये सारी चीजें अगर वो बताने में सक्षम है तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार के इस तरह के कोर्स को सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नाड़ी परीक्षण भी समझदारों के लिए है, इसमें समझदारी बनाना बहुत जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि आपने क्लास अटेंड किया और फराटेदार आपको सारा नाड़ी आ गया, उसके बाद तो महाराज उंगली लगाए सब पता चल जाए। अभ्यास चाहिए, आयुर्वेद कंटिन्यूसली, है ना, श्रद्धा से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्रयास करने से तो सब कुछ होगा। कंटिन्यूसली अगर आप करते रहेंगे, कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूसली आयुर्वेद पढ़ते रहिए, बस सरक आप पढ़ते रहिए और साथ में 40 दिन तक इस क्लास को ध्यान से सुनिएगा। निश्चित आप नाड़ी परीक्षण में बहुत आगे जाएंगे। और इस बार तो मैंने कुछ ऐसा मैंने डिसाइड, पिछले बार के क्लास से ही मैंने अंदाज लगाया था कि मुझे पढ़ाना क्या है ताकि आप लोगों के दिमाग में करके एकदम दिमाग में घुस जाए। एक मैंने छोटा सा कुछ पीपीटी टाइप का बनाया हुआ है, जब भी कभी आप डायग्नोस करोगे सामने उसको रख लेना। बेशक आप लोग चाहे तो एक कुछ बैनर टाइप का बनाओ या जो भी आप बनाना चाहे, बस उसको देखा, इधर उंगली में उधर रेडियल आर्टरीज में उंगली लगा ली, जो भी रियलाइज होगा वहां सामने देख करके आप इसको करो। पहले अभ्यास हो जाएगा, धीरे 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 करके बाद में एक्सपर्ट हो जाएगा। कुछ भी पेपर देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इस तरह के नाड़ी परीक्षण करने की किसी भी प्रकार के डिवाइस सामने रखने की जरूरत नहीं है। हमारे ईशुकांता जी सामने है, हमारे श्री भगवान जी सामने है, हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं और अपना बहुत सफल ये प्रैक्टिस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। प्रैक्टिस सफल करने के लिए तो वही बात है कि कंटिन्यूसली आपको आयुर्वेद स्वाध्ययन करना होगा, नित्य आपको अभ्यास करना होगा। जितने जितने आप आयुर्वेद गहराई से समझते जाएंगे उतनी उतनी चीजें, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है भी ऐसा। श्रीमद् भागवत पहले मैं जब पढ़ता था तो पहले एक बार उसको मैंने पढ़ा, उसके बाद जब दोबारा पढ़ा तो कुछ श्लोक के कुछ बातें मुझे और गहराई से समझ में आया। मतलब जितने जितने मैं उसको रिपीट करते हुए पढ़ते जा रहा हूँ, कुछ नए नए चीजें मुझे वहां से पता चलता था श्रीमद् भागवत में। ऐसे ही चरक संहिता भी है, जितने जितने हम रिपीटेडली उसको हम पढ़ते जाएंगे, कुछ नया नया चीजें उसी जगह से आपको पता चलेगा। क्योंकि इसका मतलब होता है कि गहराई में आप जा रहे हैं। जितने जितने आप उसके गहराई में जाएंगे उतनी उतनी आपको नाड़ी परीक्षण सफलतापूर्वक आपको पता चलता जाएगा। ठीक है जी। नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए, नाड़ी परीक्षण क्या है, ये जो रेडियल आर्टरीज है इसकी बातें यहाँ समझ में आना चाहिए आपको। और एक सूत्र है, ये बहुत फेमस है नाड़ी के संदर्भ में, हिंसा स्नायुर्वसा नाड़ी धमनी धामनी धरा तंतुकी जीवितज्ञा च शिरा पर्याय वाचक। एक बहुत अच्छा शब्द है जो कि हमें एक ही जो सूत्र है, ये नाड़ी का जो रेडियल आर्टरीज है कि वहां पर उस रेडियल आर्टरीज यानी कि हम अपने थंब के उंगली के नीचे जो हम लोग उंगली लगा करके जो देखते हैं नाड़ी, बाकी कोई भी स्थान में परफेक्टली हमें चीजें पता नहीं चलती, इसी जगह में हमें पता चलता है। तो उसका मूल, उसका कारण क्या हो सकता है, तो ग्रंथ ये कणाद नाम के जो ऋषि थे उन्होंने एक ऐसा शब्द और ऐसा श्लोक सूत्र इन्होंने लिखा कि बहुत जबरदस्त है। देखिए जरा, हिंसा, आप इसको अपने पेपर में लिखिए जरा। ये जो है ना नाड़ी का, रेडियल आर्टरीज का ये पर्यायवाची शब्द है। हिंसा स्नायुर्वसा नाड़ी धमनी धामनी धरा तंतु की जीवितज्ञा च शिरा पर्यायवाची, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। इस सूत्र में जो जीव नाड़ी जो बताया है
जो शब्द आया है जीवनाड़ी, उस जीवनाड़ी शब्द जीव या प्राण की स्थिति बताने वाले वह रिडिल आर्टिज है। एक इंसान के आत्मा की जो भाषा है, उसके हार्ट में बैठा हुआ जो आत्मा है, उसका रिलेशन मन और शरीर के साथ किस तरह से है, शरीर में किस तरह से जो ये अर्गन में ऑक्सीजन जाता है हार्ट पंपिंग होने के बाद, उसकी जो दुख सुख की जो बातें, अर्गन की जो सुख दुख की जो बातें हैं, वो हृदय में, हृदय उसको रियलाइज करता है। और वो हृदय ने जिस चीज को रियलाइज किया, उस चीज को ब्लड वेसल से, जब ब्लड जब आगे की ओर जब बढ़ता है इन नाड़ियों से, यानी हम जिसको चेक कर रहे हैं अभी रेडियल आर्टरीज से, तो वहां से हम उस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं अभ्यास से। तो अभ्यास करने से जिस स्थान पर हमें जीव यानी उस आत्मा की और हमारे ऑक्सीजन की जो गति है, जो एक्सरसाइज है हमारी, जिन्हें हम प्राण वायु बोलते हैं, उसकी शरीर में यथा स्थिति, शरीर के किस हिस्से में ऑक्सीजन है, क्योंकि चेतना देने का बेसिक जो काम करता है वो ऑक्सीजन ही करता है। तो किस लेवल में चेतना देने वाला ऑक्सीजन का काम किस लेवल में है शरीर में, वहां से हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन डैमेज है, कौन सा ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीजें हमें पता चल जाती है। तो ये समग्र बातें हमें पता चल जाता है, इसीलिए इसको जीव नाड़ी कहा गया है। एक शब्द आता है स्नायु, देखो हिंसा के बाद है स्नायु। स्नायु का मतलब होता है, स्नायु का मतलब होता है शरीर, जो हमारा जो शरीर है, यहाँ पर रस रक्त मांस आदि बहुत सारी चीजें संवहन करते, यानी कि बहते रहते कंटिन्यूसली। रस को, रक्त को, तमाम धातुओं को बहने का जो स्थान है, उस स्थान को बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं स्नायु। तो यह जो स्नायु है, रेडियल आर्टरीज क्या है? एक तरह का स्नायु है। या हम कहें कि रेडियल आर्टरी जो है वो स्नायु को सहयोग करता है। हाँ जी बताइए। ओके, तो इस कारण से इसको स्नायु कहा। आगे बोला नाड़ी। नाड़ी का मतलब है एक प्रकार का जो रचना उस रेडियल आर्टरीज का, जिस तरह से उसकी जो आकृति है, नाड़ी शब्द का अर्थ होता है उस आर्टरीज की आकृति। कैसी आकृति है उसकी, दिखता कैसा है, किस तरह से वो बना है, उसकी आकृति, उसकी जो डिजाइन है, उसके आधार पर उसके आधार पर इसको नाड़ी कहा गया है। हंसी, हंसी का एक अर्थ होता है गत्यर्थ, यानी कि गति करने वाली जो क्रियाएं हैं, जो उस रेडियल आर्टरी से हो रहा है, इसलिए उसको हंसिनी कहा गया। उसमें जो मूवमेंट होता है, इस कारण से उसको धमनी कहा गया। वो पालन पोषण करता है, शरीर का धारण करता है, इसलिए उसको धरा कहा गया। ठीक है, वो पालन पोषण करता है, उसका धारण करने वाला है, इसलिए धरा कहा गया। धारण करने वाला है, इस अर्थ से उसका नाम धरणी कहा गया। धरणी का मतलब है जो धारण करता है। पूरे शरीर में छोटे छोटे नसों के साथ जो व्याप्त है, जो भरा हुआ है, इस अर्थ से इसको तंतु की कहा जाता है। हम बात कर रहे रेडियल आर्टरी, जहां हमने 3 उंगली लगा करके चीजों को देखना है, यानी उसका रिलेशन पूरे हमारे शरीर के छोटे छोटे नस नाड़ियों के साथ है। इस आधार पर उसको तंतु की कहा गया। तंतु की यानी छोटे छोटे नसें। जीवन ज्ञाना एक शब्द है, जीवन ज्ञाना। जीवन ज्ञाना का मतलब है जीवन के हाल को बताने वाला, व्यक्ति के जीवन, उसकी भविष्य, आने वाला समय। जैसे जब किसी का फीवर होने वाला होता है, तो एक सच्चा और परफेक्ट जो वैद्य होता है, वो 4-5 दिन पहले से पता कर चल जाता है उसको कि हाँ अब आपको 5-6 दिन के बाद बुखार आने वाला है, साइनस होने वाला है, जुकाम आने वाला है, या ये समस्या होने वाला है, वो पहले ही पता चल जाता है।
तो ये पता चल जाता है, इस कारण से इसका नाम है जीव ज्ञान। बसा भी एक शब्द है इसका। बसा का मतलब है जो रक्त को ढकने का काम करता है, जो ब्लड को स्निग्ध यानी चिकना करने का काम करता है, वह है वसा। और उस वसा का रिलेशन हमारी इस रेडियल आर्टरीज के साथ है, जहां हम 3 उंगली रखेंगे। यहाँ एक शब्द है हिंसरा। देखो सबसे पहले आ गया ना हिंसरा। हिंसा का मतलब है कि नाड़ी में विकृति दिखाई देती है, और वैसे विकृति दिखने पर मृत्यु जैसे कुछ संज्ञा, वहां से कुछ अरिष्ट चिन्ह हमें वहां से पता चल जाता है। समूचा नाड़ी के सही मायने में परीक्षण करना जिनको आता है, वो व्यक्ति के मृत्यु को भी नाड़ी से पता कर लेते हैं। तो जिस स्थान से किसी व्यक्ति के मृत्यु तक को जो जान सकता होगा, ऐसे मृत्यु को जनाने वाली जो रेडियल आर्टरीज, इसलिए उसका नाम है हिंसरा। इसका जीवितज्ञ शब्द देखिए जरा। जीवितज्ञ का मतलब है कि यह व्यक्ति जीवित है या नहीं। ज्ञ यानी ऐसी बात को जनाने वाला है, इसलिए इस रेडियल आर्टरीज, इस नाड़ी को हम जीवितज्ञ भी कहेंगे। यानी कि यह व्यक्ति जीवित है या मरा हुआ है, नाड़ी से पता चल जाता है। इस अर्थ पे जीवितज्ञ, इस शब्द का अर्थ उस रेडियल आर्टरीज को हम कहेंगे जीवितज्ञ। ये बंदे के जीवन के बारे में बताता है, या मृत्यु है हुआ है या अभी जीवित है, इस चीज को बताता है। तो इस तरह से सिरा, सिरा भी शब्द यहां पर आया हुआ है। सिरा का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। रक्तादि धातुओं का जहां से संवहन होता है, जहां से रक्त आदि जो धातु है वो फैलते हैं, जहां से धातुएं जहां से गुजरते हैं, इस अर्थ पे उसको सिरा कहा गया है। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द है नाड़ी का। ठीक है। अब फिर किसी ने कहा कि महाराज सो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक रेडियल आर्टरीज है, एक तो उसमें चैनल है यानी नाड़ी है, जहां पर धड़क धड़क करके धड़कता रहता है। और आप कहते हैं महाराज वहां 3 उंगली लगाए, और ऊपर से आप कहते हो कि यहाँ से हमें सारे रोगों के, उसके जीवन के, मरा है या जीवित है, मरने वाला है कि नहीं है, कितना जीवन है इसका, इसके मन की कैसी कंडीशन है, स्वभाव से ये कैसा है। इतना ही नहीं बल्कि इस आदमी ने अभी दही खाया है, दूध पिया है, क्या कुछ खा के आया है, वह व्यक्ति आपके सामने सही सोच से आया है या ऐसे ही आया है कि जरा परीक्षण करूं कि ये व्यक्ति नाड़ी सीखा है कि नहीं, जानता है कि नहीं। इस बात को भी हम नाड़ी से जान सकते हैं। फिर किसी ने कहा महाराज इतना कैसे संभव है कि एक रेडियल आर्टरीज में एक नाड़ी है, 3 उंगली लगाया और सारी चीजें पता चल जाता है। किसी ने कहा कि हाँ संभव है। कैसे संभव है? कहा यथा वीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रवासते, तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशते। कहा महाराज आपने कभी वीणा देखा है? सितार बोलते हैं जिसको, जिसमें लगे तो कई सारे तार होते, 6 तरह के तार लगे होते, उसके नीचे भी 7 सुर वाले एक एक तार लगे होते, कई सारे तार होते। लेकिन जब सितार वादक बजाने के लिए जब बैठता है, मीट खींचना होता है, तो सिर्फ एक ही तार को खींचता है, अपनी उंगली सिर्फ उसी एक ही तार के ऊपर ही घुमाता रहता है। कभी कभी जब विशेष प्रयोजन हो, विशेष किसी सूर को लगाना हो, तो अपने कनिष्ठिका उंगली से बाकी दूसरे तारों को भी झनकार मारता है। लेकिन ज्यादातर वह वादक, वह सितार बजाने वाला व्यक्ति, वो एक ही तार के ऊपर अपने 2 उंगली या 1 उंगली से इतना मीठा स्वर वहां से निकलता है। यथा वीणागता तंत्री, तंत्री कहते हैं तार को, सर्वान रागान प्रवासते। महाराज एक ही तो तार है उस वीणा में, जिसके ऊपर उसने हमेशा उंगली से बजाना है, लेकिन जब वो बजाता है तो सर्वान, सभी प्रकार के बड़े मधुर मधुर राग वहां से उत्पन्न होते, प्रकट होते, सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। एक संगीतज्ञ एक थे, वो कहते हैं कि महाराज सितार से उत्पन्न होने वाला स्वर कुछ ऐसा, जहां हारमोनियम भी वैसे स्वर उत्पन्न नहीं करता।
सा के बाद कोमल रे आता है। कहते हैं कि सा और कोमल रे के बीच में जो स्वर है वो हारमोनियम नहीं दिखाता। वो या तो सा दिखाएगा या तो दूसरा खटका जो है कोमल रे का है, फिर तीसरा खटका है रे का, चौथा खटका है कोमल ग का। कहते सा और कोमल रे के बीच का जो स्वर है हारमोनियम कभी नहीं दिखाता। कोई दूसरा यंत्र जो वाद्य यंत्र वो नहीं दिखाता, लेकिन बीड़ा जो है उस स्वर को भी दिखाता है। लेकिन हाँ, बजाने वाला व्यक्ति लंबे अभ्यास से पारंगत होनी चाहिए। कितने मधुर स्वर निकलता है उससे। कहते जब बीड़ा सामने बज जाए तो कहते हैं कि मोर भी आकर के अच्छी तरह से नाचता है उस संगीत से, इतना वो झूमता है। तो कैसे संभव ये एक तार से इतने मधुर स्वर कैसे निकल सकता है? हाँ महाराज, ये तो मैंने सुना है। फिर उन्होंने कहा कि तथा हस्तगता नाड़ी। महाराज फिर हाथ के जो रेडी लाटे जहां हम 3 उंगली रखेंगे और वहां पर बहने वाली जो नाड़ी है जिसको हमने हिंसा, स्नायु, वसा, नाड़ी, धमनी, धामनी, धरा, तंतुकी, जीवितज्ञ, सिरा, ये सारे नाम हमने जिसको गढ़ दिया है पर्यायवाची शब्द के रूप में, वो कोई सामान्य नहीं है। क्या है? बोले सर्वान रोगान प्रकाशते, सभी रोगों को बताने वाला है। कैसे संभव है कि वो सभी रोगों को कैसे बता सकता है? तो कहा कि महाराज ऐसा है, हमारा जो हार्ट है ना, वहां आत्मा का निवास है। वह आत्मा जो चेतना का प्रतीक है। चेतना कहाँ रहता है? मस्तिष्क में दिखाते हमारी चेतना यहाँ, बट नहीं, चेतना बेसिकली हमारे हृदय में रहता है। ज्ञान और चेतना जो है उसका जो पुंज है वो हृदय है। हार्ट जब पंपिंग होता है तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो तैयार होता है, तो हार्ट से जब पंपिंग जब होता है तो ब्लड बाहर निकलता है रेडियल आर्टरीज के माध्यम से, उसके कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से। जब बाहर जाता है तो समूचा अर्गन जितने भी है, जो चेतनशील अर्गन है शरीर के, अचेतन कौन कौन से है? नाखून हो गया, दांत हो गया, बाल हो गया, सारे अचेतन। तो अचेतन के अलावा जितने भी चेतनशील अर्गन है, धातु है, उस सभी जगह तक वह हार्ट से निकलने वाले ब्लड पहुंचता है। प्रत्येक अर्गन में चेतना रहती है। लीवर अपने एंड से अपने तरीका से काम करता है। गॉल ब्लैडर कभी ऊपर आकर के नहीं बोलेगा लीवर को कि हे लीवर भाई ऐसे काम करो। गॉल ब्लैडर का अपना महत्व है, उसकी अपना काम करने का तरीका है। लीवर कभी नहीं बोलता कि हे गॉल ब्लैडर आप ऐसा ना करो, ऐसे करो, मैं तंग आ रही हूं आपसे। सभी में अपना अपना चेतना है, सभी में काम करने का अपना अपना तरीका। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जब किसी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो प्रत्येक अणु और परमाणु में चेतना रहती है, आपस में वो संवाद करते हैं। वह संवाद स्वरूप प्रत्येक जो अणु है, जो परमाणु है, जिन्हें हम सेल कहते हैं, उसकी निर्माण होती है। गॉल ब्लैडर कैसे बनाया जाए, लीवर की निर्माण कैसे होनी चाहिए, किडनी को कैसे तैयार करना चाहिए ताकि लंबे समय तक वो काम कर सके, ये सबके सब डिसाइड होता है उन सेल के आपसी संवाद से। सेल आपस में बात करते हैं। एक पिक्चर है लूसी, आप लोग नोट कर लो। एक पिक्चर है लूसी जो नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, लूसी। उसके एंड का कुछ मिनट वो जो प्रसंग है आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं तो उससे बड़ी प्रभावित हूं। उनकी इंटेंसिटी कुछ और थी होगी, लेकिन मैंने वहां से इस शब्द को उठाया। मुझे इतना अच्छा लगा उसकी, उस लड़की की वो बातें वो करती है। आप लोग सुन लेना, लूसी है पिक्चर का नाम। वो कहते हैं कि इंसान जब जन्म होता है तो प्रत्येक जो सेल हैं वो बात करते हैं और उनकी आपसी चर्चा का परिणाम ये होगा
कि वो दूसरा सेल उत्पादन होगा और वो तीसरा सेल, चौथा, ऐसे करते हुए मल्टीपल होते हुए बढ़ते हैं और वही सेल आपस में जो चर्चा करते, उससे उसके परिणाम से बहुत सारे अर्गन, शरीर की तमाम क्रियाएं तैयार होती, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता हुआ जाता है। इन सभी के बीच में है हमारा हार्ट, जो चेतना का प्रतिबिंब है, केंद्र बिंदु है। जब ब्लड आगे की ओर जाता है, रस और रक्त ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन वगैरह लेकर के, ये पोषण तत्व, रस धातु जब जाता है, आहार रस को लेकर के वो जाता है, ताकि सबके सब जो अर्गन है उनको चेतना मिल सके, उनको पोषण मिल सके। जब जाता है तो पोषक तत्वों को लेके जाता है, जब आता है तो वहां के मलों को लेके आता है। जब जाता है तो पोषण और एक प्रकार के चुंबकीय तरंग को लेकर के जाता है। जब आता है तो उसके सुख और दुख की बातें, लीवर कितना दुखी है, लीवर कैसा काम कर रहा है, उसकी भावनात्मक जो व्यवस्था है। अगर लीवर कमजोर होगा तो कमजोरी से वो एक्सरसाइज करेगा, उसकी कमजोरीपन, उसकी ढीलापन, उसका जो व्यवहार है जिस तरह से होगा, हार्ट से जाने वाला वो पोषक तत्व और ब्लड, ऑक्सीजन, उसको भांप लेगा, उसको जान लेगा। तो ये सारी क्रियाएं कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस आने और जाने की जो व्यवस्था है कहां से होगा? ये सारे रेडियल आर्टरी से होंगे, या ये सारे के सारे कहां से होगा? सारे के सारे स्नायुओं से होगा, नस नाड़ियों से ही होगा। कुछ आचार्य 10 हृदय से उत्पन्न निकलने वाले 10 नाड़ियां बताते हैं, कुछ आचार्य 24 नाड़ी बताते हैं। अलग अलग आचार्यों का हृदय से उत्पन्न होने वाले जो नाड़ी है उसके बारे में अलग अलग व्याख्यान है। एनीवे, तो वहां से आने और जाने की जो क्रियाएं हैं, जब आप उंगली लगाओगे ना वहां पर रेडियल आर्टरीज में, तो हृदय से उत्पन्न होकर के आने और जाने की जो रक्त और रस में प्लाज्मा और ब्लड, ऑक्सीजन आदि, वो आपके उंगली के नीचे से होते हुए हमेशा गुजरता रहेगा। अगर आपको नाड़ी परीक्षण यानी उसकी गति से मिलने वाली अर्गन के सुख दुख अगर आपको पहचान हो सके, तो निश्चित बात है बड़ी सहजता से आप उसके लीवर के बारे में, उसके किडनी के बारे में, उसके हार्ट के बारे में, तमाम उसके अर्गन के बारे में, उसके मन के बारे में, उसकी इच्छा शक्ति के बारे में, इवन उसके मृत्यु के बारे में, क्योंकि वो चेतना का प्रतीक है। हृदय इस व्यक्ति की मृत्यु कब होना है, हार्ट सब कुछ जानता है। आत्मा उसके अंदर विद्यमान है, जो पूर्व जन्मों का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि नाड़ी के माध्यम से हम उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों की बातें भी जान सकते हैं, लेकिन आज तक मुझे ऐसे कोई प्रमाण मिला नहीं है, इसीलिए मैं अपने क्लास में इस तरह की बातें नहीं करता। हमारे हार्ट से उत्पन्न होकर के जो हमारे हार्ट से उत्पन्न होकर के जो तमाम शरीर में प्लाज्मा और ब्लड और ऑक्सीजन, ये सारे जो संवहन होते हैं यानी कि चलते हैं, वो सिर्फ रेडियल आर्टरीज हमारे उंगली के नीचे ही नहीं, हाथ में ही नहीं, यहीं पर नहीं, बल्कि कहाँ कहाँ जाता है? एक तो रेडियल आर्टरीज हो ही गया पहले नंबर में, दूसरे नंबर में दोनों पैरों में गुल्फ प्रांत बोलते हैं उसको, जंगी का धमनी, पोस्टेरियर ट्यूबुलर आर्टरीज बोलते हैं उसको। तो एक तो वहां से होते हुए गुजरता है, किसी व्यक्ति के घुटनों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड क्रोस्टुक शीर्षा हो गया, उसको पैरों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं वो कहते हैं कि जंगी का धमनी, पोस्टेरियर ट्यूबुलर आर्टरी से पता चल जाता है। ये भी एक प्रकार से नाड़ी परीक्षण का ही एक व्यवस्था है, बट वहां दोनों उंगली से परीक्षण होती है। कान के नीचे भी बहिर्मात्रिका धमनी बोलते हैं, यहां से भी हमें पता चल जाता है, हार्ट से निकल करके बहने वाले जो जो प्रमुख जो आर्टरीज है, जिन्हें हम धमनी बोलते हैं, जो हार्ट से बहता है, वह जो आर्टरीज है कहाँ कहाँ है? तो ये कुछ जगह हैं जहां से होते हुए आर्टरीज गुजरता है, जो शरीर के बाहर से मालूम पड़ता है। अदरवाइज तो बहुत सारे नाड़ियां हैं जो शरीर के अंदर अंदर से होते हुए गुजरते हैं, लेकिन ये कुछ नाड़ियां हैं जो शरीर के बाहर से होते हुए स्पर्श करते हुए जाता है। तो एक तो हो गया रेडियल आर्टरीज, यहाँ से हम नाड़ी परीक्षण की बातें कर रहे हैं। दूसरे नंबर में हमने देखा पैरों की गुल्फ प्रांत, गुल्फ मर्म बोलते हैं जिसको, जंगी का धमनी बोलते हैं। तीसरे नंबर में कान के नीचे आप उंगली लगा करके देखोगे, इसको हम बोलते हैं बहिर्मात्रिका धमनी।
कान से संबंधित, थायराइड से संबंधित तमाम जो चीजें हैं यहाँ से हम देख सकते हैं। विशेष करके कान की जो कमी कमजोरियां हैं यहाँ से हम देखते हैं। चौथे नंबर में कंठ, 2 उंगली से, कान के नीचे 1 उंगली से देखना है। कंठ के दोनों उंगली में महामात्रिका धमनी बोलते हैं इसको, महामात्रिका आर्टरीज, यहां पर उंगली लगाओगे तो उसके गले, थर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, उसके थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, टॉन्सिलेशन हो गया, इस तरह के तमाम जो समस्याएं हैं वो हम महामात्रिका धमनी से 2 उंगली लगा करके हम वहां से चेक कर सकते हैं। नासा मूले, यहाँ पर आप उंगली लगाइए। महामात्रिका धमनी यहाँ पर दिखती है, 2 उंगली लगाना है यहाँ पर, इस जगह में आप लगाइए। वहां कहीं ना कहीं आपको पल्पिटेशन होते हुए दिखेगा। ये नाक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से हमें पता चलता है। आंखों के नीचे यहाँ पर उंगली लगाएंगे, 1 ही उंगली लगाना है। यहाँ पर भी जो आर्टरीज है वो आपको हार्ट से होते हुए गुजरने वाले आर्टरीज यहाँ दिखेगा, प्रमुख आर्टरीज है। आंखों के नीचे कहीं, ये नेत्र पीड़ा से संबंधित व्याधि को इंगित करने वाला होगा। 7वें नंबर में है जीभ के नीचे, बहिस्फोड़िका नाड़ी बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। जीभ के नीचे जीवा से रिलेटेड जितने भी जो बातें हैं, मुंह से संबंधित जो बातें हैं। और 8वें नंबर में एक है मेट्रमूल, यानी हमारे पेनिस के जो मूल ऊपर के जो भाग है वहां से भी हमें पाल्पिटेशन होते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ 7-8 जगह है जहां से होते हुए ये जो आर्टरीज है, हार्ट से निकलने वाली जो प्रमुख प्रमुख जो नाड़ियां हैं होते हुए गुजरते हैं। परीक्षक जो नाड़ी के बारे में विशिष्ट जो नॉलेज रखते हैं वो इन तमाम जगहों में उंगलियां लगा के, कहीं 1 उंगली, कहीं 2 उंगली, कहीं 3 उंगली लगा करके तमाम अर्गन, तमाम शरीर के पार्ट्स, कहीं घुटनों से रिलेटेड, कहीं आपकी आंखों से रिलेटेड, कहीं ब्रेन से रिलेटेड, इस तरह की जो समस्या है वहां से हमें पता चलता है। एक और सूत्र है स्त्रीणाम विशक। अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कुछ लोगों से कि महाराज ये लेफ्ट और राइट का क्या मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जो जेंट्स है उसके राइट हैंड से, लेडीज के लेफ्ट हैंड से नाड़ी देखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्ट एक ही है, हर जगह उसका पाल्पिटेशन होगा, जब पंपिंग होगा तो ब्लड हर जगह सरकते हुए हर जगह जाएगा। तो इसमें लेफ्ट और राइट का कोई लेना देना नहीं, कहीं से भी नाड़ी देखो आपको समझ में आएगा। लेकिन शास्त्रकार इस विषय में क्या बोलते हैं, तो ये एक सूत्र है स्त्रीणाम विशक वाम हस्ते वामे पादे च यत्न च शास्त्रेण संप्रदायेन तथा स्वानुभवेन च। अब यहाँ ये सूत्र बड़ी ही महत्व का है। कहते हैं स्त्रीणाम विशक वाम हस्ते, विशक यानी वैद्य को चाहिए कि स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए वाम हस्ते, लेफ्ट हैंड से ही नाड़ी देखे, वामे पादे, उस स्त्री के लिए बाएं पैर से ही, वो जो पैरों की जो हम लोगों ने गुल्फ मर्म के बारे में जो हमने चर्चा किया था, घुटनों से पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं, बाएं ही पैर से देखना स्त्री के लिए। और पुरुष के लिए राइट हैंड और राइट लेग से ही देखना है। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है। इस बात को कैसे डिसाइड किया जाए, तो कहते शास्त्रेण। भाई शास्त्र तो यही कहता है लेफ्ट और राइट में, लेडीज अगर है तो लेफ्ट हैंड, जेंट्स अगर है तो राइट हैंड। लेकिन संप्रदाय ना, संप्रदाय का मतलब है कि गुरु शिष्य परंपरा, आपके कोई गुरुजी थे और वो गुरुजी बड़े अच्छे नाड़ी परीक्षक थे, आप उनके ऊपर बड़ी यकीन करते थे, भरोसा करते थे। आपके गुरुजी ने कहा कि महाराज आपके जो रेडियल आर्टरी उसमें 1 उंगली ही लगा करके आपने देखना है। तो वैसी परंपराएं बनी। जैसे म्यूजिक के बहुत सारे ऐसे परंपराएं आप लोगों ने देखे होंगे जिन्हें हम घराना बोलते, पंजाब घराना, ग्वालियर घराना, पता नहीं कौन से घराना है म्यूजिक के है। तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। राग तो वही है, लेकिन एक होता है चलन बोलते हैं उसको राग में। वह जो चलन है सभी घराना का एक समान नहीं है। पद्धति भातखंडे है, भातखंडे पद्धति बोलते हैं उस व्यवस्था को। व्यवस्था वही है, शास्त्रीय संगीत की परंपरा वो तो वही है, लेकिन संप्रदाय ना, गुरु ने जो चीज सिखाया, जिस गुरु ने आपको सिखाया संगीत, उसके गुरु ने उसको जो सिखाया। तो ये सारे परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन
जब एक व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने एक जो संगीत, क्या नाम है उनका, पंडित, क्या नाम है जो ये बजाते हैं अपना, सितार बजाते हैं, रविशंकर। रविशंकर। संगीतज्ञ जो रविशंकर है, वो जिन गुरु के उस परंपरा में रह करके उन्होंने उस संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने खूब अभ्यास किया उसी परंपरा में रहते हुए। लेकिन रविशंकर जी कंटिन्यूसली अभ्यास करते 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 म्यूजिक का एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने रियलाइज किया। बाद में रविशंकर का अपना ही घराना हो गया। रविशंकर जी ने अपना ही घराना, अपना ही तौर तरीका, सितार का जो बनावट है वही कुछ उन्होंने अलग कर दिया। अब बाजार में जाओगे सितार खरीदने तो कहेंगे महाराज रविशंकर घराना वाला लेना है या दूसरा एक और है तो उनका लेना है। बिलायत खान बोलते हैं उनको, बिलायत खान वाला लेना है या रविशंकर वाला लेना है। तो ये मामला थे। संप्रदाय न, गुरु से सीखना तो है, उस परंपरा से जीना तो है, लेकिन स्वानुभवे न, आप अपने अनुभव का भी यहाँ पर आसरा लेंगे बाद में। करते 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 मान लीजिए कि आप लोगों ने मेरे से नाड़ी सीखा, कंटिन्यूसली सीख रहे हो, करते 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 आपको नाड़ी में कुछ और ही चीजें आपको समझ में आ रही है। हो सकता है भैया, क्योंकि ज्ञान तो बड़ी अथाह है। जो ज्ञान है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, ग्रंथ के ऊपर नहीं होता। बेसिकली ज्ञान सिखाने के ऊपर नहीं होता। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्मशास्त्र में ज्ञान को प्राप्त किया गया है, ज्ञान को लिखा नहीं गया। हम कहते वेद व्यास ने वेद को लिखा तो हम गलत कहते। वेद व्यास ने वेद का कलेक्शन किया है, फिर किसने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। वेद अनंत आकाश में सदा से व्याप्त है। वेद की जो ऋचाएं हैं वो किसी ने तैयार नहीं किया है। ऋचाएं अनंत है, वो नित्य है, वो कभी न मिटने वाला न मरने वाला शाश्वत ज्ञान है। वो हमारे मनीषियों ने अपने तपस्या के बल पर, अपने किसी समस्या के पूर्ति के लिए जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वही अनुभव गम्य आसमान से जो चीजें उनको जो ज्ञान मिली वह है वेद। वेद इसका मतलब है जानना, जान करके प्राप्त किया उन्होंने, और उन्होंने उसके ऊपर सिद्धियां प्राप्त की, उन्होंने उसके ऊपर खूब काम किया। करने वाले कौन है? ऋषि। ऋषि का मतलब क्या है? साइंटिस्ट। तो उन मंत्रों के अंदर उन्होंने काम किया, इसीलिए वेद। ऐसे ही स्वानुभवे ना, मैंने जो नाड़ी सिखाया आप लोगों को, या आप सीखोगे, कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे 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 अपने अभ्यास से आप लोगों को अपने एंड से कुछ चीजें मिलेगा। ठीक है। अब आज का हमारा सेशन मुझे लगता है हम यहीं तक रहेंगे। कल से हम लोग ये कूर्म चक्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग कल देखेंगे, और बाकी की जो बातें हैं वो कंटिन्यूसली हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं इस बार थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिद्धांत की बातें, नाड़ी की बातें मैं इतनी सूक्ष्म करके करूंगा कि वहां कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नाड़ी को मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा, शॉर्टकट में बेहद सहज तरीका से मैंने बनाया है इस बार, ताकि आप लोगों को सहजता से नाड़ी की वो बातें समझ में आए। तो जिन्होंने नाड़ी में आगे बढ़ना है, अभी यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इस सेशन में आए हैं जो डेमो के रूप में है, उनको लगता है कि नाड़ी पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको कहूँ कि ये मैंने प्रयास किया कि मैं सहजता से इसको बताऊं, लेकिन अगर समझ में आपको नहीं भी आई तो मुझे आप कह सकते हैं कि भाई कौन सी मेरी ऐसी बातें जो समझ में नहीं आई, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। या आप अगर कोई हो, सर इस तरह से अगर आप बताओगे पढ़ाओगे तो हमें वो सहजता से समझ में आएगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं प्रयास करूंगा उसी विधि से समझाऊं।
क्योंकि आप लोगों की समझ किस लेवल का है मुझे नहीं ना मालूम। अगर आप बताओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इस तरह से समझ सकते हो। तो मैं तो हर तरह से पढ़ाने के लिए सक्षम हूँ। बस आप बताइए कि आपको किस तरह से समझ में आएगा। किसी भी एंड से, किसी भी तरह से आप आयुर्वेद को ज़रूर पढ़िए, मेरे से नहीं तो कहीं और से पढ़िए, लेकिन आयुर्वेद उसी विधि से पढ़ना है जैसे आयुर्वेद लिखता है या पढ़ाने का प्रयास करता है। अरुण जी कुछ बता रहे हैं आप? नहीं सर, ओके ठीक है, ये किसी ने बनाया कुछ मैंने। कहना है? ऐसा बना लीजिए तो अच्छा रहता, देखिए जी जी बनाया हाँ जी, ये बनाया है मैंने, देखता रहता हूँ रोज इसको। अच्छा अच्छा, फोटो खींच के भेज देना, मैं लोगों को भी भेज दूंगा। फोटो खींच के भेज देना, मैं लोगों को भी भेज दूंगा। अपने ऑडियो को आप अरुण जी बंद करिए, ठीक है। अब मुझे जो नए हमारे विद्यार्थी है वो थोड़ा अपने अपने कैमरे को ओपन करिए, जरा कैमरे को ऑन करिए, ऑडियो को ऑन करिए। जो नए विद्यार्थी है, जो इस बार राजेश राजेश जी मलग्या, जी सर। राजेश मलग्या जी जी, सर। आप अपने बारे में जी बताइए सर। ना, कहाँ से हो आप? सर मैं एमपी से हूँ, अपना खरगोन जिले से। अच्छा, तो आपको आज की बातें कुछ समझ में आई? हाँ सर, थोड़ा इसमें जब शुरुआती है तो आधी चीजें समझ में आ रही है, और मटेरियल जैसे अपन और कैसे जैसे करें तो कहाँ से अपन कर सकते हैं, और हाँ जी, जैसे मटेरियल और जैसे अपने बुक्स अगर हो तो कहाँ से मैं अपन आप और कर लोगों को सकते ना, मैंने वेबसाइट में लिखा हुआ है, सारी जो मटेरियल है मेरे वेबसाइट में है, हैं। मैं उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग पढ़िए। जी जी। वैसे मैं जो पढ़ाता हूँ वो उसका कोई मटेरियल नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट जी सामने देखता हूँ, आपके चेहरे को देख करके मैं अपने तरीका को थोड़ा चेंज करके मैं पढ़ाता हूँ। तो कोई मटेरियल नहीं है, जी सारा मटेरियल जो है जी हमारा चरक संहिता है, सुश्रुत आदि है, और जो मेरा अपना अनुभव है। मैं अपने जी तरीका से आपको देख करके मैं पढ़ाता हूँ, आपके चेहरे में देखता हूँ, और आपको कौन सी बातें किस तरह से बताने से आपको समझ में आता है, उसके आधार पर मैं जी प्रयास जी। करता हूँ बताने का। योग गुरु विनोद जी, आप बताइए जरा, कहाँ से हो? आज की बातें समझ में आई कि नहीं? हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं थाना से हूँ, महाराष्ट्र। ओके। ओके, और बिहार बिहार भागलपुर से हैं सर हम। अच्छा, आपको समझ में आता है इस तरह के क्लास जो जैसे आज मैंने पढ़ाया? समझ में आज पहला पहला दिन है और हम थोड़ा स्टेशन पे हैं, यहीं से शुरू किए हैं, कहीं सफ़र कर रहे, बेंगलोर जा रहे हैं, तो फिर समझ में तो बहुत कुछ आया, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का आप प्रयास किए हैं, अच्छा लगा। ठीक है, करेंगे कंटिन्यू सर। थैंक यू जी। आप अपने ऑडियो को बंद करिए। रामेश्वर जी, आप बताइए जरा।